ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग सैट एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 15 कंप्लीट किया था, प्रोबेबिलिटी। और जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं वो सारे टाइप आपके कवर किए गए थे, एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए किए गए थे, सारे कंसेप्ट कर दिया था मैंने। अगर कोई डाउट है तो उसमें आप पूछना, या फिर आप एनसीईआरटी सॉल्व करिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो बताइएगा। तो सैट एग्जाम को दिमाग में रखते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको स्टार्ट करने के लिए मैं एक एक करके सारी चीज बताता हूँ, क्या क्या चीज इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें से मैं एक चीज बस हटा रहा हूँ, मैं सिंपली इतना लिख रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सारी चीज आप नोट डाउन करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मैंने क्या लिखा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका अगर देखो, मैंने बोला लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले आपको पता था दो वेरिएबल होने चाहिए अलग अलग। लीनियर मतलब उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, और इक्वेशन मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर होना चाहिए। तो इसका आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी को अगर याद है तो मुझे बता भी सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? नहीं याद है? चलो मैं लिख देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पर हमें बताना होगा सर ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना है। ठीक है, ए और बी को अगर आप 0 कर दोगे तो वहां से क्या हो जाएगा सर, वो एक्स वाई खत्म हो जाएंगे, तो वेरिएबल वाले टर्म खत्म हो जाएंगे। तो ए बी को 0 मत रखिएगा, बाकी ए बी कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो कहोगे सर एक सिंपल इतना ध्यान रखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए क्या होगा सर, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा। अब मैं अपने चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, चैप्टर में थोड़ा सा और एक बड़ा नाम था, वहां पर बोला गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतना लिखा हुआ था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बस एक चीज ज्यादा हो गया ना? क्या ज्यादा हो गया? पेयर ऑफ। ठीक है, तो पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जहां पर दो चीजें आ जाए तो उसको हम पेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लीनियर इक्वेशन के जोड़े आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आप क्या करो, कुछ भी नहीं याद करना है, रटना रटना नहीं है आपको। सिंपली ऊपर वाले इक्वेशन को दो बार लिख दीजिए। आप बोलोगे सर एक बार लिख दीजिए ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब दो बार था, पेयर था तो दो बार लिखेंगे, एक बार और लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब आपको पहले वाले सर को इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और इस वाले को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, दो इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो भी कोफिशिएंट है, देखो वेरिएबल को नहीं करना है आपको, कोफिशिएंट जो है ए बी सी, इसमें आप क्या करिए, 1 1 1 लगा दीजिए। यहाँ 1 लिख दोगे, यहाँ 1 लिख दोगे, और यहाँ 1 लिख दोगे, तो क्या बन गया? इसको पढ़ते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरे वाले में 2 लगा दीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये क्या बन गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्या बन गया? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। कितना क्लियर हुआ बताओ? पेयर क्यों बोला? क्योंकि दो इक्वेशन थे, और लीनियर इक्वेशन के मैक्स पावर 1 ही है। चलो यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसको आप देख करके मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक दो इक्वेशन लिख रहा हूं बस इतना, 2x, क्योंकि कोफिशिएंट वगैरह सारी चीज मैं आपको बता रखा हूं, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। मैं लिख दिया 3x प्लस का 5y माइनस का 9 इक्वल टू 0। इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इस वाले को इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। तो जब भी आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 देखकर आप क्या बोलोगे, सर इक्वेशन 1 से हम a1 b1 और c1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 को। तो यहां से बोलेंगे सर a1 का वैल्यू कितना आएगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा, और c1 का वैल्यू कितना आएगा? आप मुझे बताओगे ये a1 का वैल्यू क्या आएगा? a1 क्या है? x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर a1 क्या, x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये 2, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 2। b1 क्या है, y के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूं क्या? -3। -3। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे
सर कोफिशिएंट जो होता है वो साइन के साथ आता है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर B1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का लिखेंगे। और C1 का जो वैल्यू आएगा वो बोलेंगे सर यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ A2 B2 C2 का वैल्यू बताइए, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो A2 का वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट। B2 का वैल्यू कितना आएगा मुझे बताओ, बोलो। y का कोफिशिएंट 5, ठीक है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। और C2 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस माइनस का 9, ठीक है, 9 लिख दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको माइनस का 9 लिखना होगा। तो ये मुझे बताओ कि आप सभी को दो इक्वेशन देख करके आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिख लोगे। यस ये लिखना होगा आपको, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ठीक है। इतना हमने सीख लिया कि सर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कैसे लिखते हैं। चलो एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ना लिख करके मैं आपको बस ABC पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 5x प्लस 8y बराबर 9, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ a का वैल्यू कितना है, आप इसको आप कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट 5, b का वैल्यू बताओ, b का 8 वैल्यू 8। आपको सर y का कोफिशिएंट b होता है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और c का वैल्यू क्या होगा, माइनस -9 होगा। देखो 9 मत बोलना, यहाँ पर 9 जो है उधर जाएगा। देखो यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप इसको क्या बोलोगे सर, इसको लिखेंगे 5x प्लस 8y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से बोलेंगे सर c का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 9 आएगा, यहाँ पर माइनस का 9 है, ठीक है। तो कहेंगे सर c का वैल्यू माइनस का 9 आएगा। क्लियर, 9 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो नहीं करना है हमें, ठीक है। छोटा छोटा मिस्टेक कर देते हो वो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ये पता होना चाहिए सर, कोई भी ये भी ना, आप देखो अगर चैप्टर नंबर 2 याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाया था। तो मुझे बताओ, लीनियर कोई भी इक्वेशन जब लिखेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन चाहे 2 वेरिएबल में हो चाहे 1 वेरिएबल में हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसका आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे, जब इसका आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे, तो एक कौन सा क्या देगा, कौन सी फिगर बनेगा, बताओ। तो एनी लीनियर इक्वेशन, ये याद रखिए, आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था, कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसका आप जब ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो लाइन लाइन है ना, लीनियर किससे बना, लाइन प्लस आर, ठीक है। लाइन कहने का मतलब लीनियर कैसे बना, एक स्ट्रेट लाइन से ही बना, ठीक है। तो लीनियर कहने का मतलब लाइन, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो लीनियर जब भी आ जाए जिसका मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका जब ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। लाइन से बना लीनियर, ठीक है। तो आप इसका जब ग्राफ बनाओगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इतना क्लियर है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर ग्राफ बनाते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अब मैं बनाने नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इसका जब ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो सर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है। तो जब भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आया, यस और नो। चैट सेक्शन में लिखकर बताइए, समझ में आया तो यस लिख के बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख सकते हो और अपना डाउट पूछ सकते हो। हमने क्या देखा, किसी भी लीनियर इक्वेशन की जब ग्राफ बनाएंगे चाहे 1 वेरिएबल में हो चाहे 2 वेरिएबल में हो, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया रहेगा देन एक लाइन बनेगा, 1 इक्वेशन 1 लाइन, 2 इक्वेशन हाउ मच लाइन, अगर 2 इक्वेशन है कितने लाइन बनेंगे, 2 अलग अलग लाइन बनेंगे, ठीक है। तो आपको पता है अगर एक इक्वेशन दिया रहेगा सर एक लाइन बनेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा 2 लाइन बन जाएगा। एक सेकंड, शायद स्क्रीन अभी स्टॉप हो रखी है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। तो अगर एक इक्वेशन दिया रहेगा तो एक लाइन बनेगा,
अगर 2 इक्वेशन दिया रहेगा 2 लाइन बनेगा, 10 इक्वेशन दिया रहेगा 10 इक्वेशन बनेगा, 10 लाइन बनेगा, 5 इक्वेशन दिया रहेगा 5 लाइन बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें मैक्सिमम कितना दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा। तो क्या आपको ये समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि सर अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दिया रहेगा तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? 2 इक्वेशन विल गिव 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 2 इक्वेशन दे दिया, ठीक है। लेट, अब यहाँ से मैं आपके कुछ सीधे आपके बुक पर आ रहा हूँ, यहाँ से आपके बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लेट हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो इक्वेशन है मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड वाला जो लाइन है कुछ ऐसा लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब 2 स्ट्रेट लाइन जो है इनकी पोजीशन 3 टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो इनकी जो पोजीशन है 3 टाइप की हो सकती है। इस वाले को जब आप बनाओगे, मान लो पहले वाले लाइन को बनाया, इस वाले का नाम आपने दे दिया कि सर ये हमारा L1 है, इसको मैंने L1 बोल दिया। और सेकंड वाले लाइन को जब बनाया तो इस वाले लाइन को मैंने बोला कि सर ये वाला जो लाइन है इसको मैं L2 बोलूंगा, L1 और L2, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि जब मैं L1 का ग्राफ बनाऊं और L2 का ग्राफ बनाऊं, दोनों लाइन कुछ ऐसे चले जाए। एक लाइन, चलो मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं इसको, एक लाइन जो है दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर दे, ऐसा हो सकता है। ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, ये दोनों लाइन कैसे हैं, तो इसको आप बोलोगे सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद अगर मैं और केस ले रहा हूं, और क्या पॉसिबिलिटी है सर, अभी तो आपने बोला 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, और क्या है। ऐसा हो सकता है क्या कि जब मैं पहला लाइन बनाऊं तो ऐसे चला गया, ऐसा कुछ चला गया, और दूसरा वाला लाइन जब बना रहा हूं तो दूसरा वाला लाइन इसी के पैरेलल चला जाए, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करे आगे जाकर। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, दिस लाइन आर पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सर पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर कि पैरेलल लाइंस बन सकते हैं। एंड एस ऐसा भी हो सकता है कि जब लाइन हम बनाए तो तीसरा वाला जो कंडीशन आता है कुछ ऐसा आता है कि पहला लाइन मान लो जब बनाया तो कुछ ऐसा बना, और दूसरा वाला जो लाइन है जब बनाया तो इसी के ऊपर चला गया, बिल्कुल इसी के ऊपर। आपको दिख रहा है क्या 2 कलर, चलो एरो से आपको दिख जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर हम क्या बोलेंगे, सर इसको क्या नाम देते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये समझ में बस नाम याद हुआ, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है। तो जब लाइन को बनाएंगे तो सर इट मे बी दैट लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट लाइन विल बी अ पैरेलल लाइन, दैट लाइन कैन बी ए कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग को मैं एक लाइन में कर देता हूँ, ये क्यों 2 लाइन में रहेगा, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या हमें इतना बनाना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट। आपसे पूछा जाता है कि 2 इक्वेशन देकर आपसे पूछा जाएगा कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। तो आपको बनाना नहीं है, ग्राफ तो नहीं बनाना है, कुछ कंडीशन से हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या क्या कब होगा। तो इसके बाद ये समझिएगा कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा। आप बोल सकते हो, मैं आपसे पूछूं कि चलो यहाँ पर लाइन का नाम दे देता हूँ, पहले नाम दे देता हूँ L1, और इसको आप कह रहे हो सर L2, इसको आप कह रहे हो L1, और ग्रीन वाले को आप कह रहे हो L2। और यहाँ पर L1 और L2 तो दोनों सेम है, L1 और L2 कुछ ऐसा। मैं आपसे पूछूं कि कितने पॉइंट ऐसे हैं जो L1 के ऊपर है, मुझे बताओ।
कितने पॉइंट ऐसे हैं जो L1 के ऊपर है, बताइए। इनफाइनाइट पॉइंट है, L1 के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट है ना। कोई भी लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैं कोई भी लाइन ले लूं, तो कोई भी लाइन के ऊपर आपको पता है सर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। मैं पूछूं L2 के ऊपर कितने पॉइंट है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन पॉइंट L2, मुझे बताओ। L2 के ऊपर कितने पॉइंट है, आंसर दो मुझे। L2 के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? 6। अरे वो तो मैंने बनाए हैं 6, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, सिर्फ 6 पॉइंट थोड़ी है, वो तो मैंने बनाया है, ठीक है। अगर मैं किसी भी लाइन को बनाऊं तो कोई भी लाइन जिसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, अनगिनत पॉइंट से मिलकर बना होता है, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको 6 पॉइंट दिखाया था, ठीक है तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनगिनत बिंदुएं होती, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने पॉइंट ऐसे हैं जो L1 और L2 दोनों पर है, ठीक है, फिर केस 1 को देखिए। आप बोलोगे सर इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, एक ही पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट कॉमन आता है, 1 पॉइंट कॉमन, ठीक है। तो आप कहोगे सर इस दोनों इक्वेशन के एक यूनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन है। तो आप बोलोगे सर इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप इसको दिखेगा कुछ ऐसे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा तो कंक्लूजन में क्या लिखाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं, इसी को आप ब्रैकेट में लिख लो यूनिक सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझ में आया। यूनिक सॉल्यूशन एक पॉइंट है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि L1 के ऊपर कितना पॉइंट है इन फिगर 2, ठीक है, सेकंड वाले केस को देखिए। तो सेकंड वाले केस में जहां पर आपको पैरेलल लाइन दिख रहा है, पैरेलल लाइन के केस में मुझे बताओ L1 के ऊपर कितने पॉइंट है, बताओ L1 के ऊपर कितने पॉइंट हैं या कितने पॉइंट होंगे। आप बोलोगे अगेन इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे L1 के ऊपर, इसी तरीके सर L2 के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, अनगिनत पॉइंट होंगे L2 के ऊपर। मैं पूछूं कितने पॉइंट ऐसे हैं जो L1 पर भी हैं और L2 पर भी हैं, कितने पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, जो L1 पर भी हो और L2 पर भी हो, बताओ। कोई भी ऐसा पॉइंट दिख रहा है क्या जो L1 पर भी है और L2 पर भी है? नहीं। तो आप बोलोगे सर सेकंड कंक्लूजन ये निकलेगा कि सर इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो नो कॉमन पॉइंट हम जनरल नहीं लिखते हैं, आपके बुक में कहीं नहीं लिखा रहेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसका मतलब क्या होता है, इसके नो सोल्यूशन होंगे, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन के केस में इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कोई भी सोल्यूशन नहीं होते हैं, नो सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, नो कॉमन पॉइंट मतलब नो सोल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इतना आप नोट कर लिए, उसके बाद थर्ड वाले केस पर आ जाते हैं। थर्ड वाले केस में देखो L1 के ऊपर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट, L2 के ऊपर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट, और कितने पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों के ऊपर है। तो आपको सर इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट है, जो देखो जो भी पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट L1 पर भी है और L2 पर भी है, L1 पर भी है, L2 पर भी है। तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे पॉइंट इन दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इनफाइनाइट पॉइंट है जो L1 और L2 दोनों ही पर लाई करते हैं। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकलेगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इसको आप कहते हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ ऐसे आप लिखते हो। इतना क्लियर कि इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कंक्लूजन देखते रहिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में वन सॉल्यूशन होगा, पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, वन पॉइंट कॉमन, नो पॉइंट कॉमन एंड इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन, ठीक है, ये की रीजन था। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, कभी भी अगर आपका सॉल्यूशन आता है, इस पेज पर देखो मैं समझा देता हूं।
अगर सॉल्यूशन है, इफ सॉल्यूशन है, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। इफ मतलब अगर एक सॉल्यूशन आएगा तो भी, और दो सॉल्यूशन आएगा तो भी, तीन सॉल्यूशन आएगा तो भी, 1000 सॉल्यूशन आएगा तो भी। इफ नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इससे वाले इक्वेशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिर से, एक होता है हमारे पास कंसिस्टेंट, और एक क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ? तो इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है। तो यहां पर बताओ, कंसिस्टेंट कहां कहां पर आएगा? आप ये बोल सकते हो ना, यहाँ पर पहले वाले केस में जब इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस था, तो वन सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ना सर। अगर एक सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, तो आप यहाँ पर लिखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसको आप बोलोगे सर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक। हाँ, थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले केस में सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे सर? नो सॉल्यूशन, कहेंगे सर इनकंसिस्टेंट। इसको मैंने क्या बोला? इनकंसिस्टेंट। रिलेट करते रहिए, सारा चीज आपका आसान हो जाएगा। और थर्ड वाला केस में आपने बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं, तो अगेन ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कंसिस्टेंट बोलोगे। ठीक है। और वन मोर थिंग, कई बार आपके सीबीएसई बोर्ड में डिपेंडेंट के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपका कोइंसिडेंट लाइन बनता है, या फिर आप ध्यान दीजिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, तो इस केस में आपको कंसिस्टेंट का एक टाइप बताना होता है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो बताइएगा कि कैसा कंसिस्टेंट है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इस पेज पे मैं लिख दे रहा हूं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसका मतलब आप कह सकते हो सर, एक तो हमारा याद रखना है हमें कि वो कोइंसिडेंट लाइन देगा, और दूसरा चीज याद रखिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, दोनों ही चीज सेम ही हुआ ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? क्लियर? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब कोइंसिडेंट लाइन या इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब अभी तक मैंने कोई भी कंडीशन आपको नहीं बताया, अभी तक मैंने बस आपका कुछ फ्रेमवर्क तैयार किया, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे होंगे, लाइन कैसे बनेगी। अब सवाल उठता है कि सर अगर हमारे पास दो लाइन अगर दे दिया जाए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि कंसिस्टेंट होंगे? ठीक है, कि पैरेलल होगा, कि कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कोफिशिएंट का आप रेशियो निकालोगे। जैसे ये समझिए, ये समझिए, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि हमारे पास दो इक्वेशन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर तीन केस होते हैं। केस वन, आप क्या करिएगा, पहले a1/a2 निकालिएगा। देखो आपको करना क्या है, a1/a2 निकालना है, a1 और a2 का रेशियो। आपको b1/b2 निकालना है, और c1/c2 निकालना है। आप a1/a2 निकाल कर देख लोगे क्या आ रहा है, b1/b2 निकाल कर देख लोगे क्या आएगा, c1/c2 निकाल कर देख लोगे क्या आएगा। अब उसमें कंपेरिजन कीजिए। अगर आपका केस वन में a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू, मान लो a1/b2 a2 निकाला और b1/b2 निकाला, और दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, इन दैट केस क्या बोलोगे सर, अगर कभी ऐसा आता है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, ऐसे केस में हमारा जो लाइन बनता है वो इंटरसेक्टिंग बनता है। इंटरसेक्टिंग के सारे कंडीशन आपको मैंने पीछे बता रखे हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, मैं रिलेट करूंगा एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी के लिए लिखा। उसके बाद बोलोगे सर केस टू क्या बनेगा? केस टू,
केस 2 बनेगा अगर मान लो आपने a1/a2 निकाला और आपने b1/b2 भी निकाल दिया और a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आया तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया तो आपको c1/c2 भी निकाल करके देखना होगा कि c1/c2 कैसा है। और अगर ये c1/c2 ये इक्वल नहीं आया, a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे सर एक बार बराबर कह रहे हो एक बार बराबर नहीं कह रहे हो। इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर, इसका मतलब ये होगा कि ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक। चलो उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो, केस 3, केस नंबर 3। हमने क्या किया सर, a1/a2 निकाला और b1/b2 भी निकाला, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तो मैं c1/c2 भी निकालूंगा। और जब देख रहा हूं कि a1/b2 b1/b2 और c1/c2 सारे बराबर हैं, आपस में सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर कभी ऐसा दिख जाता है तो ऐसे केस में क्या लाइन बनेगा आपको सर, ऐसे केस में कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, ठीक है। और बाकी सारे कंडीशन जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वो सारे के सारे फॉलो करेंगे। आप क्या क्या कंक्लूजन लिखोगे सर, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इट विल ये इंडिकेट करेगा कि आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो सारा चीज हो सकता है कि आपसे कुछ भी पूछा जाए, मैं बहुत सारा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ, अभी पढ़ाया ना आपको। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग में वन पॉइंट कॉमन। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इंटरसेक्टिंग इमेजिन कर लो ऐसा, एक पॉइंट कॉमन आ रहा है आपको सर, वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आप क्या बोलोगे सर, सॉल्यूशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, वन सॉल्यूशन देगा और कंसिस्टेंट देगा, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको इतनी चीज बता दी, इसमें से कोई भी एक चीज पूछा जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर अगर मान लो ये सेकंड वाला केस आता है, केस 2, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, c1/c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन आ जाएगा। पैरेलल लाइन के केस में क्या बोलेंगे, नो पॉइंट कॉमन, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसमें मैंने ऐसे आपको बताऊंगा कि एक तो सर बराबर बोल रहे हो, एक बार बराबर नहीं बोल रहे हो, एक बार आप बराबर का साइन एक बार बराबर का नाइन, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, तो बोलना सर ऐसा नहीं होता, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अगर कभी आपको दिख जाए एक बार इक्वल टू का साइन एक बार इक्वल टू का साइन नहीं बोल रहे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कहने का मतलब कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट मुझे बताओ, कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या होगा, कितने सॉल्यूशन। अच्छा इसका स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लो, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो कोइंसिडेंट कहने का मतलब एक के ऊपर एक चला जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है, तो उसको कहेंगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली। एक सेकंड इसको मैं सही लिख देता हूं, तो इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहने का मतलब ये भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कैसा कंसिस्टेंट, तो आप इसको बोलोगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट है बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडेंट आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा, नहीं पूछा जाएगा मत बताइएगा। तो ये समझ में आया, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाए, बस आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इज इट क्लियर, ये वाला चार्ट समझ में आया कि मैंने क्या क्या बताया। अब इसको यूज करें इस चार्ट को, चलो इस चार्ट को यूज करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होगा, लेकिन एग्जाम्पल से करेंगे ना तभी आपका बेटर क्लियर होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो देखो, जैसे कि यही चार्ट है आपका, आप इस पेज के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमारे पास दो इक्वेशन थे। तो केस नंबर 1 मैंने बोला a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइन था, ओनली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर आप बोल दोगे सर ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कंसिस्टेंट। और सेकंड वाले केस में बोलोगे कॉन्सिडेंट है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये भी कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट।
और लास्ट वाले में कहेंगे सर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुझे बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे। आपसे पूछा सकता है कि लाइन कैसे बनेंगे, आपसे पूछा सकता है कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये वाला, खुलो। पूछा जा रहा है आपके एक्सरसाइज में कि अगर मैं ऐसा दो इक्वेशन ले लूं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। इवन मैं आपसे पूछ लूं कि लाइन कैसा बनेगा। अब लाइन ड्रॉ तो करेंगे नहीं, ड्रॉ करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, उतना करना नहीं है, 1-2 नंबर में आएगा। तो आप क्या करिए ना, सिंपली आप बोलोगे सर इस वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इस वाले को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। इक्वेशन 1 को देख करके हम A1 A2 और A1 B1 C1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ A1 का वैल्यू क्या आएगा। A1 का वैल्यू x का कोफिशिएंट 5, ठीक है। B1 का वैल्यू क्या आएगा, y का कोफिशिएंट -4, बढ़िया, माइनस का 4, 4 मत लिख देना, माइनस का 4 लिखोगे। और C1 का वैल्यू क्या आएगा 8 8, ठीक है, 8 आ गया। अब मैं बोलूं A2 B2 C2, सेकंड इक्वेशन को देखने लग जाओ। A2 का वैल्यू x का कोफिशिएंट 7, B2 का वैल्यू 6 ठीक है, और C2 का वैल्यू -9 माइनस, ठीक है, माइनस का 9। आप हमेशा एक के ऊपर एक लिखे, देखो A1 के नीचे मैंने A2 लिखा है, B1 के नीचे मैंने B2 लिखा है, C1 के नीचे C2 लिखा है। कोई फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करना ही करना है, लेकिन ऐसे लिखोगे आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, आपको पता है सर हम क्या क्या लिखेंगे, आप A1/A2 निकालोगे, A1/A2 निकालिए। तो A1 का वैल्यू है आपका 5 और A2 का वैल्यू है आपका 7, 5/7 आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर अब मैं B1/B2 निकालता हूँ, ठीक है, B1/B2 निकालिए। B1/B2 कितना है, B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू आपका 6। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा सर 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा -2/3, -2/3। मुझे बताइए क्या यहीं पर मुझे दिख रहा है ना कि सर A1/A2 और B1/B2 अलग अलग है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, क्या ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो सर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। हेंस कंक्लूजन हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो आपसे क्या पूछा जाएगा ये मुझे नहीं पता, बहुत कुछ भी पूछा सकता है। जैसे इसमें क्या पूछा गया था, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। आप क्या क्या सोचोगे ये मैं बता रहा हूँ। अब जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। आप बोलोगे जैसे मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इंडिकेट करेगा कि लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। देखो ऐसे आप रिलेट करिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब 1 पॉइंट कॉमन, यानी 1 सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, 1। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को ही यूनिक कहते हैं, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट कॉमन आएगा। लाइन ऐसा बनेगा इसका, ठीक है, लाइन 11 और L2 ऐसा बनेगा। थर्ड चीज मुझे बताओ, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। 1 सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ना, 1 सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है तो इसको डिपेंड, इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। बाकी सभी को आ रही है क्या, बाकी सभी को आ रही है आवाज, ठीक है। जिसको नहीं आ रही ना एक बच्चे लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क इशू है। तो इंटरसेक्टिंग 1 सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। आपसे जो पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा लाइन कैसा बनेगा, आप बोलना इंटरसेक्टिंग बनेगा। आपसे पूछा जाएगा सॉल्यूशन कैसा होगा, आप बोलना सर यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपसे पूछा जाएगा कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, आप बोलेगा सर इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। हाँ आवाज कट कट के आ रही है शिवम, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो ना, सही हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए। शिवम लेफ्ट एंड ज्वाइन, ठीक है। अगर आवाज नहीं आ रही तो ऐसा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या बोला गया है, यहां पर कुछ ऐसा लिख दिया गया, क्वेश्चन 2, इसको बताओ। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इस वाले को आप बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 1, हमेशा आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, नाम दे दो इक्वेशन 1। इस वाले को बोल दो इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। इक्वेशन 1 को देखकर आप A1 B1 C1 लिखिए। A1 A1 लिखिए, B1 लिखिए और C1 लिखिए। इक्वेशन 2 को देखकर A2 लिखिए, B2 लिखिए और C2 लिखिए। मुझे बताओ A1, व्हाट इज A1? बताओ। कोफिशिएंट ऑफ x इज A1 फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 9। पहले वाले इक्वेशन को देखना है बस हमें, जब पहले लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 दिख जाएगा। B1 3, यहाँ पर y के आगे 3 दिख रहा है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो 3 लिखेंगे ओनली। C1 प्लस का साइन है 12, ठीक है, ओनली 12। ठीक है, उसके बाद A2 B2 C2। A2 का वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन पर आ जाएंगे। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 18, तो यहाँ लिख देंगे सर 18। B2 का वैल्यू 6, यहाँ लिख दिया 6। और C2 का वैल्यू 24। ठीक है, तो कांस्टेंट 24 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ A1/A2, A1/A2, A1/A2 कितना दिख रहा है, 9/18। और 9/18 कितना मिलेगा सॉल्व करने के बाद, बताओ। 1/2। A1/A2 is 1/2। What is B1/B2? What is B1/B2? 3/6। And 3/6 will give 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 1/2। तो यहां में दिख रहा है A1/B2 इज इक्वल टू B1/B2। अब अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाएगा तो हम C1/C2 भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे C1/C2 कैसा है। तो आप C1/C2 निकालिए। C1/C2 आपको दिखेगा 12/24। और अगेन आपको दिख जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो सर क्लियरली, आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो क्लियरली, A1/A2 जो है ये इक्वल है आपका B1/B2 के, और ये जो है वो इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, अब देखिए सारा ही 1/2 आ गया, सारा ही 1/2 आ गया। तो यहां से आपका जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि A1/A2 जो है सर B1/B2 के इक्वल है और C1/C2 भी उसी के इक्वल है, तीनों ही बराबर है, तीनों इक्वल है। तो यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकालेंगे, हेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, हेंस पहला कंक्लूजन कि सर ये जो लाइंस बनेंगे, लाइंस आर, मुझे बताओगे एनीवन, लाइंस आर क्या, लाइंस आर व्हाट, बताओ। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, बढ़िया। तो आप बोल सर लाइन जो होंगे, अगर Coincident. आपसे लाइन के बारे में पूछा जाएगा 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देकर कि कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, तो बोलोगे सर ये कोइंसिडेंट बनेंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट कहने का मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन चला गया। ठीक है, सेकंड, कोइंसिडेंट लाइन में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। तो सॉल्यूशन कितने होंगे, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो आप सिलेक्ट करोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद आप क्या बोलोगे, सर अगर सॉल्यूशन है तो आप कहोगे सर ये कंसिस्टेंट है। और कॉन्सिस्टेंट में इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये एक वर्ड याद रखिएगा, डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इसको कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ यस। कि क्या क्या चीज हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं। चलो, तो 2 क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन करिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा बोला गया है, 6x minus 10y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं सारा चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। इस वाले को अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। इक्वेशन 1 को देखकर आप A1 B1 C1 लिखोगे। चलो मैं लिख देता हूँ, A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू
और C1 का वैल्यू बताइए जरा मुझे क्या होगा, A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू और C1 का वैल्यू। इक्वेशन 1 को देखिएगा, इक्वेशन में x कोएफिशिएंट पहला वाला आपको दिख रहा है सर 6, यहाँ पर लिख दोगे 6। B1 का वैल्यू दिख रहा है 3, मैं लिख दूं 3 या कुछ और लिखना पड़ेगा? माइनस का 3, क्योंकि माइनस का साइन है तो हमेशा माइनस भी लगाएंगे, ठीक है, माइनस का 3 आएगा। और C1 का वैल्यू कितना दिखेगा? C1 का वैल्यू हमें दिख रहा है 10, ठीक है, C1 का वैल्यू मुझे दिख रहा है 10, ठीक है, कॉन्स्टेंट वाला का। A2 B2 C2 लिखिए, A2 B2 और C2। A2 का वैल्यू तो मुझे x का कोएफिशिएंट दिख रहा है 2, B2 का वैल्यू कितना, y का कोएफिशिएंट बताओ मुझे, नंबर तो कोई नहीं है तो 1 रहेगा, माइनस वाई को क्या बोलोगे, -1 इंटू वाई है ना, तो कोएफिशिएंट -1 आएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा। और C2 का वैल्यू तो 9, आसान है, ठीक है। अब अगेन वही सारी चीज करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 by C2। तो आप देखो सर A1 by A2, A1 by A2 निकालिए, A1 by A2 होगा 6/2, और 6/2 कहने का मतलब 2 3 जा 6, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3। A1 by A2 आ गया आपका 3। अब मैं लिख रहा हूँ B1 by B2, B1 by B2 कितना आ रहा है, तो B1 by B2 आ रहा है आपका -3 by -1, ठीक है। तो -3 by -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1 तो 3 आ रहा है ना, ये भी 3 आ रहा है, तो इंटरसेक्टिंग कैसे कह रहे हो, दोनों तो सेम आ रहा है ना। अगर इंटरसेक्टिंग आता तो ये दोनों अलग हो जाता, A1 by A2 डज नॉट इक्वल टू B1 by B2 बनता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब मुझे C1 by C2 भी निकाल करके चेक करना होगा, तो मैं C1 by C2 चेक कर रहा हूँ, तो C1 by C2 देखोगे तो 10/9 आ जाएगा, और 10/9 तो 10/9 ही रहेगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो यहां से आप कह सकते हो सर A1 by A2 ये इक्वल तो है B1 by B2 के, B1 by B2 के तो इक्वल है, लेकिन ये C1 by C2 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये C1 by C2 के इक्वल नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर कभी एक बार इक्वल आ जाए और एक बार इक्वल नहीं आए, अगर ऐसा केस आ जाए, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये कैसा बनेगा, नो सोल्यूशन वाला केस बनेगा, ठीक है। तो हेंस आप कह दोगे यहाँ से कंक्लूजन में क्या क्या लिखोगे। पहला चीज कि सर ये लाइन जो बनेंगे, आप ऐसे भी आ सकते हो सर ये नो सोल्यूशन का केस है, एक बार इक्वल टू एक बार इक्वल टू नहीं, देन नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में आपका पैरेलल लाइन बनता है, ठीक है, तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ये समझ में आया, लाइंस कैसे बनेंगे, पैरेलल लाइन बनेंगे, क्लियर है, बताओ। यस। पैरेलल लाइंस बनेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं, आप बोलोगे सर इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड चीज आप क्या बोलोगे, सर ये कंसिस्टेंट नहीं है, नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट बोल रहे, जिसको आप बोलोगे सर ये इनकंसिस्टेंट है, क्लियर। यस। तो ये सारे कंडीशन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। चलो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने किए हैं, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन है आपके लिए 5x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पर लिख दिया 10x - 6y + 8 इज इक्वल टू 0। आप चेक करके बताओ, सारी चीज मुझे बताइए, लाइन कैसा बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन इसके कितने होंगे, और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये आपको चेक करना है, चेक करो। 5x + 3y + 4 इक्वल टू 0 और 10x - 6y + 8 इक्वल टू 0। सिंपली A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करिए, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना सॉल्व करिए, आपको बोर्ड अभी नहीं देखना है। A1 का वैल्यू कितना है आपको सर, x का कोएफिशिएंट 5,
B1 का वैल्यू कितना है मुझे बताओ? 3। और C1 का वैल्यू कितना है? 4। A2 B2 C2, A2 का वैल्यू कितना है? 10। B2 का वैल्यू कितना है? माइनस का 6। और C2 का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है, -6. तो ये मैंने लिख दिए सारे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। मैं A1 बाई A2 निकाल दूं, कितना आ रहा है A1 बाई A2? सर हो गया. A1 बाई 2 कितना आ रहा है बताओ, हो गया तो भी बताओ, A1 बाई 2 कितना आ रहा है? 1/2, ठीक है, ये 1/2 है। 1/2. अब मैं बोलूं B1 बाई B2 निकाल कर मैं चेक कर रहा हूँ, तो B1 बाई B2 कितना आ रहा है? सर 1/-, तो ये बोलेंगे सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ रहा है 1/-2, ठीक है। या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कोई इशू नहीं है, आपको पता है, ये मैंने आपको बताया है कि A बाई माइनस भी लिखिए, चाहे इसको माइनस A बाई भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ऊपर आ सकता है। तो 1/2 लिख दिया, और माइनस का साइन जो रह गया था यहाँ पर, वो बोलेंगे सर यहाँ पर लिख दो -1/2। मुझे बताओ क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल है? नो सर. नहीं, आप C1/C2 नहीं भी निकालोगे कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो C1/C2 निकाल लो, नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहीं पर बोल सकते हो सर, अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, वन सोल्यूशन, बहुत बढ़िया, ठीक है, फाइल का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। क्लियरली यहीं पर लिख दीजिए सर A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, इन दैट केस आप क्या बोलोगे? सर लाइन इंटरसेक्टिंग आएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग आएगा तो 1 पॉइंट कॉमन आएगा, 1 पॉइंट कॉमन आएगा तो 1 या यूनिक सॉल्यूशन देगा इसका, ठीक है, और लाइन 1 सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे। तो अब कैसा भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, थोड़ा सा यस सावधान रहिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है जो ध्यान देने की बातें, जहां पर धोखा होता है, ठीक है, धोखा, क्या धोखा होता है? कई बार क्या होता है ना, आपके साथ नहीं होना चाहिए धोखा, मैंने ऐसे लिख दिया 2x + 3y = 8, और मैंने यहां पर लिख दिया 4x + 6y प्लस का 16 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर A1 का वैल्यू बोलते हैं 2, B1 का वैल्यू बोलते हो 3, और C1 का वैल्यू कुछ बच्चा ले लेगा 8, ठीक है, तो 8 लोगे गलत हो जाएगा। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है इक्वेशन को, तो आपको सर 2x + 3y = 8 को कन्वर्ट करके हम लिखेंगे 2x + 3y -8 = 0, और यहां से A1 B1 C1 देखेंगे, ठीक है, ये करना जरूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि अगर कभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया जाए, देन वी हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन वी हैव डिसाइडेड A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ठीक है। A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा 2x = 3y + 5, 4x - 6y प्लस का 10 = 0, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों को देखकर, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखकर आप क्या बोलोगे? फिर इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या लिखा हुआ है? 2x = 3y + 5, इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? 2x इधर आएगा तो क्या लिखेंगे? माइनस का 3y, उधर जाएगा क्या बनेगा? -का 5 = 0। क्लियर? ये समझ में आया? इक्वेशन 1 कुछ ऐसा बन गया, ABC का वैल्यू यहां से निकलेगा, यहां से बोलोगे सर A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू कितना है? -का 3, और C1 का वैल्यू कितना है? -का 5 है, ठीक है। और A2 B2 C2 तो यहाँ दिख ही रहा है, A2 का वैल्यू कितना है? A2 का वैल्यू 4 है, B2 का वैल्यू -का 6 है, और C2 का वैल्यू आपका 10 है, ठीक है। अब A1 A2 B1 B2 C1 में C2 कर लोगे। समझ में आया? तो मुझे बताओ इसको देखकर लाइन कैसा आ रहा है और सोल्यूशन क्या होंगे बताओ। A1/A2 दिख रहा है मुझे 2/4, ठीक है, 1/2।
b1/b2 -3/-6 अगेन 1/2 माइनस से माइनस कट गया। c1/c2 -5/10 तो यार है -1/2। ठीक है, तो यहां से क्या बोलोगे, यहां से मुझे दिख रहा है a1/a2 जो आया वो b1/b2 को तो बराबर आया, दोनों इक्वल आए, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार इक्वल है एक बार इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से आप बोलोगे सर नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, चलो पैरेलल लाइंस, और क्या बोलोगे सर ये इनकंसिस्टेंट होगा। एक भी छोटा सा गलती नहीं करना है, प्लस माइनस साइन का कुछ भी गलती नहीं करना है, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. इतना क्लियर है तो ऐसे वाले क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कर लोगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सॉल्यूशन Yes, कितने sir. होंगे, पैरेलल लाइन होंगे नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे क्या होंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही है अभी। ठीक है, अभी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका देखो अगला टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, अभी तो आपने देखा सॉल्यूशन होंगे कितने, अब आपसे पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, या फिर ऐसे लिख दीजिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन रहेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक सेकंड वेट करो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज हेलो नहीं है। एवरीवन। हाँ, हेलो एवरीवन, अभी आवाज आ रही है क्या अभी? Yes, sir. ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे सर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन की बातें करते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ना है कि हाउ टू सॉल्व। ठीक है, इसमें बस ये पढ़ना है कि सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो इक्वेशन लिखा गया उसमें कौन सा वेरिएबल डाल दे कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब पेयर का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब ये होता है कि ऐसा वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब दोनों ही इक्वेशन को LHS इक्वल टू RHS आ जाए, क्योंकि दो इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें इसका जो मेथड है, दो मेथड आपको जानना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड, बेसिकली तीन मेथड होते हैं, होते तो बहुत हैं लेकिन आपको दो पढ़ना है। ठीक है, तीन आपके पढ़ने थे लेकिन एक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपके पास दो बचता है। ठीक है, पहला मेथड क्या बचता है आपका, पहला बचता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आपका क्या है, एनीवन अभी बताया था ना क्लास के पहले, सेकंड बताओ क्लास के पहले एलिमिनेशन Elimination. मेथड। नाइस, तो सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसको कहता है एलिमिनेशन मेथड। अब मैं ये मेथड अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब समझ लो। सब्स्टिट्यूशन कहने मतलब वो क्या होता है ना, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब का वैल्यू निकालकर दूसरे में डाल देना। ठीक है, और इलिमिनेशन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गायब कर देना। ठीक है, किसी को इलिमिनेट कर देना। तो इसके नाम के जैसा ही इसका मीनिंग निकल कर आएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है। और जितने भी इक्वेशन होते हैं सभी को हम चाहो तो दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसी मेथड से सॉल्व करिए। तो दोनों ही से सीखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे फिर एलिमिनेशन से सीखेंगे, और ये अगले क्लास का टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी टाइप है वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई भी डाउट है आज के क्लास में तो बताओ। इज इट क्लियर? बताओ।